हेलो गाइज, मैं हूं तेजदीप जिनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई स्कूल में। आज मैं आपके सामने महाजनपद काल के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, जिसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस समय की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति या सामाजिक परिवर्तन जो हुए उसके बारे में हम इसमें डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। इस मैप के अंदर मैंने 16 महाजनपदों को दर्शाया है। इसमें देखने से पता चल रहा है कि जो गंगा नदी है उसके आसपास में ही अधिकतर महाजनपद देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 2 महाजनपद जो वर्तमान भारत से बाहर या गंगा नदी से थोड़े दूर की तरफ थे, और एक अस्मक जो था वो दक्षिण की तरफ, विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की तरफ था। बाकी अधिकतर जो महाजनपद थे वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से उत्तर की तरफ थे। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हम जन से जनपद और जनपद से महाजनपद तक को बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। जन हम कह सकते हैं एक जनजाति समूह का एक छोटा सा कबीला था, एक छोटा सा समूह था, जिसमें जो शक्तिशाली समूह होता था वो स्मॉल या वीक सेक्शन या वीक जो जन होता था उसके ऊपर आधिपत्य कर लेता था और उसको जीत लेता था। और एक प्रकार से बहुत सारे जन को जीतने के बाद में वो जनपद का रूप हो जाता था। इसी प्रकार से जनपद का रूप में भी जो स्ट्रॉन्गर होता था वो वीक और स्मॉल के अपने अंडर में कर लेता था और उसके ऊपर आधिपत्य जमा कर वो एक महाजनपद का रूप ले लेता था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से शक्तिशाली महाजनपद थे और अंत में जो है किस प्रकार से मगध जो एक सबसे सर्वशक्तिशाली महाजनपद के रूप में हमारे सामने आता है। मित्रों, सबसे पहले मैं इस लाइन को समझा रहा हूँ। लेटर वैदिक पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन द गंगा बेसिन एंड सेटल डाउन इन परमानेंट विलेज। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, लोग खेती करना शुरू हो जाते हैं, यानी सिंधु घाटी से चलना शुरू होते हैं और वो गंगा नदी की तरफ, गंगा बेसिन की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। और वहाँ पे जो है अपने आयरन टूल्स के द्वारा उन जंगलों को साफ करते जाते हैं और वहाँ पे खेती करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की ज़मीन अत्यंत उपजाऊ होती है और वहाँ पे जो रेनफॉल होती है, बरसात होती है, वो भी बहुत एक अच्छी मात्रा में होती है। अब आयरन टूल्स कहाँ से आए? इससे भी अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाए तो 1000 BC के लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहे की खोज हो जाती है। लोग लोहे के औजार बनाना, आयरन टूल्स बनाना शुरू हो जाते हैं और जो है वो गंगा नदी की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ के क्षेत्र को वो धीरे धीरे उस पर अधिकार करना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे खेती करना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट विलेज के रूप में वहाँ पे अपना विलेज बसा लेते हैं और वहाँ पे बसना शुरू हो जाते हैं। आगे इसमें देखा है, दिस इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड सेटल्ड लाइफ लेड टू द 16 महाजनपद इन नॉर्थ इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। और इसी प्रकार से जो लोग परमानेंट वहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, वो 6ठी शताब्दी तक वहाँ पे 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं और वहाँ पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। और इस प्रकार से आगे जो देखने को मिलता है, ये एक द्वितीय नगरीकरण का दौर हमारे सामने आ जाता है। मैंने आपको इसमें बताया कि लोग हरियाणा और वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। सीधा सा अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी से या सिंधु नदी से लोग गंगा नदी की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, विच हैड मोर रेनफॉल एंड बेटर फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जहाँ पे अच्छी मात्रा में बरसात और उपजाऊ जमीन हमको देखने को मिलती है। अब अपने जो आयरन टूल्स के द्वारा वो एक्सप्लोइट आयरन और रिसोर्सेज ऑफ बिहार एंड एडजॉइनिंग रीजन, जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं वहाँ पे भी आयरन ओर के रूप में, कच्चे लोहे के रूप में उनको संसाधन मिलते हैं, उनको भी वो अडॉप्ट करते हैं, उनको भी वो स्वीकार करते हैं और उसके बाद में उनके द्वारा आयरन टूल्स बनाते हैं और एक प्रकार से और एक व्यापारिक दौर, एक औद्योगिक दौर उनका शुरू होता है। एंड आगे देखा है कि एंड प्लग शेयर टू क्लियर थिक फॉरेस्ट कवर एंड कल्टिवेट द हार्ड सॉइल ऑफ दिस एरिया। उस क्षेत्र की ज़मीन को कल्टिवेट करना शुरू हो जाते हैं। और आगे देखा है, इसीलिए भारतीय जो सब कंटिनेंट है उसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को 6th सेंचुरी BC को सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें देखा है कि प्रथम नगरीकरण का दौर था वो हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम वहाँ पे देखते हैं। उसके लगभग 1000 वर्ष के बाद में द्वितीय नगरीकरण का दौर हमको देखने को मिलता है, जो महाजनपद काल का दौर होता है, जो लगभग
मिडल गंगा बेसिन या मध्य गंगा जो बेसिन था वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। और 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के लगभग इस काल के बीच में लगभग 60 ऐसे ही शहर, अलग अलग प्रकार के शहर विकसित होते हैं। अब उन क्षेत्रों में लोग आए, नगर नियोजन हुआ, नगर बसते गए। अब उन्होंने अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड, आर्टिसंस और मर्चेंट्स और अपने अपने जो है क्रियाकलाप शुरू होते गए। वहाँ पे उस समय जो है व्यापार इतना समृद्ध था या व्यापार बड़ा हुआ था, इसके बारे में हमको जानकारी उस समय के पंचमार्क सिक्कों के बारे में मिलती है। पंचमार्क नाम से ही पता चलता है कि इन सिक्कों को पंच करके, यानी हिंदी भाषा में ठप्पा लगा के बनाया जाता था, जिसपे विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जो है आकृतियाँ बनी हुई होती थी। आगे देखा है इसमें इन सिक्कों के ऊपर क्रिसेंट, ट्री, फिश, हिल आदि जो है पंच बनाए जाते थे, इसलिए इन आकृतियों को या फिर इन सिक्कों को पंच मार्क कॉइन्स, और कई जगह पे इनका नाम PMC के रूप में शॉर्ट में भी मिलता है। पंच मार्क कॉइन कैसे दिखते हैं, इसका एक फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसे देखिए कि किस प्रकार से इस पे पंच करके इन सिक्कों को उस समय बनाया जाता था। अब चेंज इन सोसाइटी, सामाजिक परिवर्तन उस समय क्या होते हैं। मैंने बताया आपको, लोग व्यापार करना शुरू हो गए थे, लोगों के पास में पैसे आ गए थे। अब जिस प्रकार से जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो उनमें एक क्लास डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, वो अपने आप वर्ग के आधार पे एक दूसरे से बंटना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ उस समय देखने को मिलती है। जो इक्वलिटी हमको अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलती है, वो लेटर वैदिक पीरियड या महाजनपद काल आते आते एक असमानता के रूप में, इनइक्वलिटी के रूप में और सोशल डिस्टिंक्शन यानी सामाजिक असमानता के रूप में हमको देखने को मिलती है। आगे देखा है, यही बात मैंने आपको समझाई कि किस प्रकार से इनइक्वलिटी और सोशल कन्फ्लिक्ट के रूप में यह हमारे सामने समाज बढ़ जाता है। यहाँ पे एक वर्ग को मैंने हाईलाइट किया है, वैश्य वर्ग। 4 वर्ग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो तीसरा वर्ग है वैश्य, जिसका काम व्यापार करना होता था। यह वर्ग उस समय बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ, या सबसे अधिक जो उभर कर सामने आया वो यह वैश्य वर्ग सामने आया। उस समय के राजनीतिक परिवर्तन कौन कौन से हुए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि 2 प्रकार के उस समय गवर्नेंस के सिस्टम थे, एक मोनार्किकल, दूसरा ओलिगार्किकल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र में जो राजा होता था वो हेरिडिटरी होता था, यानी आनुवंशिक होता था, राजा का बेटा राजा होता था। जो ओलिगार्किकल जो सिस्टम था उसमें इलेक्टेड किंग होता था, यानी कुछ एक विशेष वर्ग जो लोग होते थे वो उसको क्या करते थे, राजा को चुनते थे। लेकिन इसमें मैंने एक नाम मेंशन किया है कि मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स पर मोनार्किकल, अधिकतर जो महाजनपद थे वो मोनार्किकल थे, उनमें राजतंत्र था, यानी राजा का बेटा राजा ही होता था, हेरिडिटरी था। आगे देखा, इन कोर्स ऑफ टाइम द स्मॉल एंड वीक किंगडम्स either सबमिटेड टू द स्ट्रॉन्गर रूलर्स ऑफ ग्रेजुअली गॉट एलिमिनेटेड, यानी जो छोटे छोटे राज्य थे या छोटे छोटे महाजनपद थे, उन पे बड़े महाजनपदों ने अपना अधिकार करना शुरू किया, जो स्ट्रॉन्गर थे, और उसके बाद में ग्रेजुअली या धीरे धीरे जो है वो जिन राज्यों के पास में कम शक्ति थी उनका अस्तित्व समाप्त होता गया। और जो फाइनली जो है छठी यानी मिड 6th सेंचुरी BC, मध्य 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते सिर्फ 4 महाजनपद हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें वत्स, अवंती, कौशल और मगध देखने को मिलता है। और बाद में जो है मगध भी वत्स, अवंती और कौशल को अपने अंदर मिला लेता है। उसमें वो वैवाहिक संबंध द्वारा उन राज्यों को प्राप्त करता है और कुछ को अपनी शक्ति के द्वारा भी उनको अपने अंदर इमर्ज कर देता है। इस प्रकार से हम आगे देखने को मिलता है। ये एक वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। अगली वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम 16 महाजनपदों को देखेंगे, कौन से महाजनपद कौन से स्थान पे था, उनकी राजधानी क्या थी और किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय होता है, जिसमें हम अलग अलग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद में नंद वंश और लास्ट में जो है मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल IS कोर। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।